नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कोई काम कितना भी मुश्किल हो, अगर किस्मत साथ दे तो वो काम हो ही जाता है। और शायद इसीलिए आज इंडिया अलायंस ने अपनी बैठक में अपना सबसे बड़ा रोड़ा आखिरकार हटा दिया और एक ऐसा फॉर्मूला इंडिया अलायंस ने तैयार किया है, एक ऐसा फॉर्मूला जो आने वाले दिनों में मोदी और शाह को काफ़ी परेशान करने वाला है। अब दोस्तों, आज जो दिल्ली में इंडिया अलायंस की सबसे इम्पॉर्टेंट अब तक की बैठक हुई, उस पर मैं बहुत से अंदर की जानकारियाँ, एक्सक्लूसिव जानकारियाँ आपसे साझा करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं अमित शाह के उस ऑपरेशन की बात करना चाहता हूँ जो पर्दे के पीछे कुछ महीने से चल रहा था। अमित शाह, या यूँ कहें भाजपा के चाणक्य, इंडिया अलायंस के रास्ते में ऐसे कांटे बो रहे थे कि आज की मीटिंग सफल होना, कामयाब होना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस ऑपरेशन को फेल कर दिया राहुल गांधी, खड़गे और इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने। तो पहले बात करते हैं अमित शाह की कांटा नंबर 1। ये एक ऐसा कांटा था जो अगर चुभ जाता तो शायद इंडिया अलायंस आगे का सफ़र तय न कर पाती। अब दोस्तों, जो गुजरात लॉबी है और गुजरात लॉबी के जो चाणक्य हैं, इनकी पिछले कई महीनों से पर्दे के पीछे ये कोशिश थी या ये ऑपरेशन था जिसका फोकस था कि आज की जो मीटिंग है दिल्ली में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इंडिया अलायंस की, इस मीटिंग में इंडिया के 3 बड़े खिलाड़ी, 3 बड़े महारथी, 3 बड़े नेता, इनको ऐसा उकसाया जाए, भड़काया जाए, ऐसी दरार डाली जाए कि ये 3 नेता इस मीटिंग में पहुंचे ही ना। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये यूपीए बन के रह जाए, यूपीए बन के रह जाए, ये कांग्रेस का एक धड़ा बन के रह जाए। और 3 जो नेता थे जिन पर निशाना साध रहे थे चाणक्य, वो थी ममता बनर्जी, वो थे अरविंद केजरीवाल और वो थे अखिलेश यादव। अब ममता बनर्जी को लेके मैंने पहले भी कहा कि पर्दे के पीछे काफ़ी प्रेशर उनको दिया जा रहा है। उनके जो भतीजे ईडी में फंसे हैं कि आप अलग हो जाइए, आप अलग होके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़िए, बीजेपी से सीधे लड़िए, यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को आप बाहर करिए, ममता अकेले लड़ें। और प्रेशर डालने के लिए बार बार इनके भतीजे को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा था। भतीजे ही नहीं, इनके भतीजे की जो बहू है उसको भी नोटिस दिया जा रहा था। कई और टीएमसी के जो नेता थे उनको नोटिस, उनकी घेराबंदी चल रही थी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल वो खुद फंसे हुए हैं और उनको बार बार नोटिस, आज भी नोटिस गया उनको ईडी का। तो अरविंद केजरीवाल की भी घेराबंदी हो रही थी। आधी पार्टी वैसे ही, उनके जो बड़े नेता हैं, जेल में। तो केजरीवाल को पीछे की खिड़की से मैसेज दिया जा रहा था कि इस अलायंस से दूर रहिए। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर ऐसा भिड़े इन साहब से, कमलनाथ से, कि अखिलेश यादव ने जैसे तय कर लिया था कि अब जाना नहीं है, क्योंकि कमलनाथ ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपमानित किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, देश के सबसे बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को बार बार अपमानित किया कमलनाथ ने। और अखिलेश वाकई नाराज थे। लेकिन एक साहब ने कमाल किया, और वो कमाल किया इन साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत ही मैच्योर हैं, सिर्फ दलित फेस ही नहीं है, बहुत ही मैच्योर लीडर है। सबको फ़ोन किया, सबको मनाया, अमित शाह के ऑपरेशन पर पानी फेरा। और ये तीनों लोग, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, तीनों ही आए और तीनों ने हर फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। कांटा नंबर 2। अब कांटा नंबर 2 दरअसल ये है, वो मोदी जी और शाह साहब का एक तरह का डर है। और डर ये है कि अगर इंडिया अलायंस, अगर पूरा का पूरा विपक्ष एक छतरी के नीचे आता है, लड़ता है, तो फिर वो वाकई बीजेपी को चैलेंज कर सकता है। उसका कारण बहुत ही साइंटिफिक है, स्टैटिस्टिकल कारण है उसका। अपोजिशन के पास अभी भी, आज भी उसके पास बीजेपी से कहीं ज़्यादा वोट शेयर है। 62% प्लस पिछली बार था 2019 में, तब मोदी जी 37% पे खड़े थे, 37 पे। अगर मोदी जी का शेयर, वोट शेयर, जो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर 4-5% बढ़ भी जाए, 40% से ऊपर भी वो चले जाएं,
तो भी ये जो इंडिया अलायंस है, अगर एक साथ लड़ती है, 1 to 1 लड़ती है, एक सीट पर एक उम्मीदवार, यानी बीजेपी का 1 और अपोजिशन का 1, एक बनाम एक लड़ाई अगर होती है, तो फिर हराना कुछ राज्यों में बहुत मुश्किल होगा मोदी जी के लिए। और इसलिए ऑपरेशन एक और भी हो रहा था, और अमित शाह ने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी कहा कि सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकती। इंडिया अलायंस के कई पार्टनर सीट शेयरिंग यानी सीट साझा करने में, एडजस्ट करने में तैयार ही नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस, लेफ्ट तैयार ही नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देंगे। बहुत मुश्किल है सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश में। दिल्ली, अरविंद केजरीवाल एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, पंजाब, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें ये 4 प्रमुख राज्य हैं जहां सीट शेयरिंग को लेकर रोड़े अटकाए जा रहे थे, उकसाया जा रहा था, और ये उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी के नेता ये उम्मीद कर रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज चाहे वो ऊपर वाले की कृपा हो, या किस्मत हो, या भाग्य हो, या भाग्य कुछ और कह रहा हो, बता रहा हो, 10 दिन के अंदर, 10 days, विद इन द नेक्स्ट 10 days, सारे के सारे अलायंस पार्टनर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सब के सब तैयार हो गए हैं कि आने वाले 10 दिनों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि खड़गे साहब, उनकी टीम कहीं ना कहीं जो लीड पार्टनर्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो लीडिंग पार्टनर हैं वो अखिलेश यादव हैं, सबसे ज़्यादा लीडिंग पार्टनर अखिलेश यादव की बातचीत चल रही थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी कुछ ना कुछ फार्मूला हो रहा है। तो तय ये हुआ है आज की मीटिंग में कि जो लीडिंग पार्टीज़ हैं अपने स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, ये फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में फैसला जो है अखिलेश यादव करेंगे। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी आगे रखकर बात की जाएगी। 10 दिन के अंदर, नेक्स्ट 10 days, आप कह सकते हैं 31 दिसंबर तक ये फॉर्मूला, जिस पर महीनों से कोशिश हो रही थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी, इसमें भी आज कामयाबी मिली है। और एक बड़ा झटका है गुजरात लॉबी के लिए। अब एक और अहम फैसला आज हुआ जो ये दर्शाता है, साबित करता है कि इंडिया अलायंस में यूनिटी बरकरार है। और ये फैसला ये है कि 22 दिसंबर को, आने वाली 22 दिसंबर को सारी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करने जा रही पूरे देश भर में। और ये प्रोटेस्ट जो है, ये 151 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा में अब तक 151 सांसद जो सस्पेंड किए गए हैं, निलंबित किए गए हैं, थोक के भाव, होलसेल में, इनको लेकर प्रोटेस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना है कि ये जो सांसद सस्पेंड किए गए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि मोदी जी के जो करीबी हैं, प्रताप सिम्हा, ये जो सांसद हैं बीजेपी के, जिन्होंने पास दिया था उन लड़कों को जो संसद के भीतर आए और उन्होंने स्मोक बॉम्ब छोड़ा, ये जो सांसद है बीजेपी का, मोदी जी का जो बहुत ही करीबी है, उसको बचाने के लिए जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के चेयरमैन हो। इस सस्पेंशन को लेकर एक प्रोटेस्ट है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ ये है कि 22 जनवरी, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उससे पहले 10 बड़ी रैलियां इंडिया अलायंस करने जा रही, जिसकी शुरुआत शायद पटना से नीतीश कुमार करेंगे, उसके बाद नागपुर में रैली है, मुंबई में रैली है, लखनऊ में रैली है, कोलकाता में रैली है, चेन्नई में रैली है, बेंगलोर में रैली है, हैदराबाद में। 10 रैलियां आप कह सकते हैं महीने भर के भीतर होने जा रही हैं, एक माहौल क्रिएट करने के लिए। और एक सहमति ये भी हुई, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और कुछ मुद्दे, ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिस पर सभाएं और मीटिंग हुई। जिस तरह सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, थामे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है गुजरात लॉबी के लिए। अब दोस्तों, जिस तेज़ी से कांग्रेस जो है अपनी 3 राज्यों की हार से उभर रही है, छत्तीसगढ़ की हार, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, इस हार से उभरती हुई कांग्रेस, और जिस तरह से इंडिया अलायंस ने उसको स्वीकार किया, बाकी नेताओं ने, और खड़गे ने जिस तरह से सबको जोड़ा है, एक छतरी के नीचे सबको लेकर आए हैं, जिनका वोट शेयर मोदी जी से कहीं ज़्यादा है, और 1 to 1 अगर फाइट होती है तो क्या वाकई कांटे की टक्कर होने जा रही है।
क्या वाकई एक चैलेंज होगा, भले प्रधानमंत्री तय हो ना हो, लेकिन क्या ये अपोजिशन अगर एकजुट होती है तो क्या मोदी जी के रथ को रोका जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई टक्कर होने जा रही, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा लड़ाई है, मोदी 400 पार। क्या 400 पार है या नहीं? टक्कर है और ज़बरदस्त टक्कर है। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े साहब के पास, प्रोफेसर रविकांत जी के पास। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब, और पहला सवाल यह है कि आपको लगता है आज की जो बॉडी लैंग्वेज थी, ममता का चेहरा, केजरीवाल का चेहरा, नीतीश, लालू, उसके बाद सीताराम येचुरी, फिर राहुल गांधी, फिर उसके बाद स्टैलिन, अखिलेश, ये जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखती है, वो बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है कि क्या ये जो दंगल होने जा रहा है अखाड़े में 2024 के, कि जो अपोजिशन है, क्या उसने मन बना लिया है? क्या बॉडी लैंग्वेज में आपको जो 3 राज्यों की ये जो हार थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, वो आपको रिफ्लेक्ट होते नहीं दिखी? और आप कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत है, जब जागे तब सवेरा। रविकांत जी। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि ये बैठक में पहुंचने के पहले ही वो 3 राज्यों की हार को भुला चुके थे, और जब निकले हैं तो उस समय बहुत उत्साह से भरे हुए और संघर्ष के लिए तैयार, इस तरह के वो चेहरे दिखाई पड़ रहे थे। बिल्कुल स्पष्टता थी कि क्या बातचीत हुई है, क्या हम लोग करने जा रहे हैं, रणनीति क्या है, इसको लेकर के सारे लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से बातें रखी हैं, और ये दिखाता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसको मोदी जी और उनका पूरा कुनबा ये कह रहा था कि ये कैसे होगा, ये तो घमंडिया अलायंस है, इसमें एक दूसरे के वो घमंड टकराते हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं दिखा। आज सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए डी राजा का हाथ पकड़ के ला रहे हैं, राहुल गांधी, ये भी हमने देखा। तो ये जो सम्मान का भाव है बुजुर्गों के प्रति, और यहाँ जो दिख रहा है जो मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया, तो एक ऐसी वो शुरुआत है आज, जिसको हम कहें कि अब बिल्कुल मोड में है कि अब लड़ेंगे साथी और जीतेंगे साथी। यही करीब करीब अल्फाज मल्लिकार्जुन खड़गे के थे। जी डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन टाइगर ने क्योंकि ज्वाइन किया है, और जब टाइगर ज्वाइन करते हैं तो जाहिर तौर पर उनसे सवाल पूछना ये लाजमी हो जाता है जो सबसे मुश्किल सवाल है, और टाइगर है दूसरे छोर पर, तो मुझे लगता है सबसे मुश्किल सवाल ही पूछा जाए प्रोफेसर साहब। और सबसे मुश्किल सवाल ये है, टाइगर, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही ईमानदार जवाब चाहिए। दिल में आपको क्या लगता है? मैं ये छोड़िए कि आप पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं, आपको बहुत कुछ मालूम है, आप 30-35 साल से राजनीति के भीतर उतरे हुए हैं, मैं ये जानना नहीं चाह रहा, दिल क्या कह रहा है कि ये जो इंडिया अलायंस की आज आपने मजबूती देखी, क्या लगता है कि ये इंडिया अलायंस मिलकर टक्कर दे पाएगा मोदी को, या टक्कर नहीं दिखती? 100%, और यकीनन दीपक भाई, हम तीनों लोग यहां बैठे हैं, हम तीनों को बहुत सारी चीजें पता है अंदर क्या हुआ, लेकिन अभी उसकी बातचीत करना मुश्किल है, क्योंकि वो सोर्सेस एक्सपोज हो जाते हैं, और कई चीजें ऐसी है कि जो बाहर ना आए तो ज्यादा अच्छा है। हम कॉन्फिडेंट है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए, मोदी मीडिया के आज छटपटाहट देखिए जी। राजीव सरदेसाई ममता बनर्जी को सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं अनाउंस करते कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। उनकी चिंता है कि राहुल गांधी अनाउंस करे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। भाई, इसका तो मतलब ये है कि कल हम एक सवाल पूछे कि अरुण पुरी ये कब बताएंगे कि वो अपना चैनल अडानी को नहीं बेचना चाहते। अरुण पुरी कहेंगे कि पागल हो गए क्या अशोक वानखेड़े, किसने कहा बेचना है? टाइगर कुल मिलाकर एक नरेशन डेवलप करने का प्रयास पटना के मीटिंग से लेके दिल्ली के इस मीटिंग तक हो रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इनमें आपस में बहुत टकराव है, ये बार बार प्रेजेंट देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा रविकांत जी ने कहा, ये जितने प्रयास हो रहे उतना दिन ब दिन ये और ज्यादा मजबूती से उभर रहा है। नहीं, मैं टाइगर समझ गया, आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि जितना लड़ाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही है, ये उतना ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। ये ठीक है, निगेटिव का पॉजिटिव होता ही है,
मैं एक चीज जानना चाह रहा था, अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा कि भाई आप लिख के ले लीजिए कि बंगाल हो, पंजाब हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, ये जो 4 राज्य हैं, यहां पर सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकती। यहां पर सीट साझा का जो फार्मूला है फेल होना ही होना है। तो अमित शाह को लग रहा है कि बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कुछ अखिलेश नहीं मानेंगे और फिर कहीं पर केजरीवाल नहीं मानेंगे, ऐसा अमित शाह को लगता है। और ये एक कारण बनेगा, अमित शाह को चाणक्य लगता है कि यहीं पर इंडिया अलायंस टूट जाएगी। आज मेरी किसी बड़े नेता से बात हो रही थी जो मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज सीट शेयरिंग जो है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और जो पार्टी जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड कर रही वही डिसाइड करेगी, उसी को इनिशिएटिव दिया जाएगा। आपको लगता है सीट शेयरिंग हो जाएगी? दीपक भाई, मैं आगे की बात बताता हूं। मेरी भी बात हुई है, मसला सॉल्व हो गया है, सीट शेयरिंग तय हुआ है। ओहो, जो आपने कहा कि जो जिस राज्य में लीड ले रहा है वो तय करेगा। वो अपने राज्यों की इकाइयों के साथ बैठ के, उन नेताओं के साथ बैठ के 1 to 1 मार्किंग कर रहे हैं, जाति पे क्या हो रहा है ये बात कर रहे हैं। बात हो रही है, सर्वेज हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ हमें ही पता नहीं, ये बात नरेंद्र मोदी के कुनबा भी जानता है अच्छी तरह से। इंडिया गठबंधन इस एक एक चीज जानता है, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन है कि आपको 190 लोग निष्कासित करना पड़ रहा है, 141 लोग निष्कासित करना पड़ रहा है, 151, 151, ये फ्रस्ट्रेशन है आपका। फ्रस्ट्रेशन जी। नहीं, मैं आऊंगा टाइगर आपका। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश का कई बार आपने इस बीच भ्रमण किया और बसपा के जो नेता हैं वो भी आपके टच में हैं, समाजवादी के नेता आपके टच में हैं, कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं जो प्रोफेसर रविकांत के नाम से परिचय ना हो। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश हमें 2019 वाला नतीजा देगा, सुपड़ा साफ, 2014 का नतीजा देगा, सुपड़ा साफ, या फिर 2024 में उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं वहां कुछ आपको नया खेल, नई एनर्जी दिख रही है? मैं जरा एक बहुत ही ईमानदारी के साथ जरा उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड, पर्दे के पीछे आपको क्या खेल लग रहा है? टक्कर है या मामला वही है, सुपड़ा साफ? दीपक जी, अगर जो लोग सुपड़ा साफ होने का सपना देख रहे हैं तो मुगालते में है। खड़गे जी अगर नगीना से आते हैं जी, नीतीश कुमार अंबेडकर नगर से आते हैं या फूलपुर से आते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी, ये इतने बड़े दिग्गज हैं, उसके बाद जो नैरेटिव सेट होगा। और उत्तर प्रदेश में क्या महंगाई बेरोजगारी नहीं है क्या? ये तो वो जमीन है जो कांशीराम और मुलायम सिंह के जरिए, जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगा दिया था। ये वो राज्य है और वहां पर जो कास्ट सेंसस का इशू है और दलित और आदिवासियों के जो मुद्दे हैं वो सिर चढ़ करके बोलने वाले हैं इस बार। और खड़गे साहब का नाम उछला है। खड़गे साहब का उत्तर प्रदेश में आना 21.5% केवल दलित, और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और आपके आरएलडी के जयंत चौधरी, आप हर जगह से फंसा रहे हैं मोदी जी को। कौन सी बेल्ट ऐसी है जहां पे बीजेपी आसानी से चुनाव लड़ रही होगी? मैं आपको राम मंदिर के आसपास बता रहा हूं, अयोध्या के आसपास, ये कुर्मी बेल्ट है, कुर्मी बेल्ट है ये। और इस बेल्ट में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आप देखिएगा कि यहीं से शिकस्त खा करके जाएंगे मोदी जी। बनारस वो भले ही जीत लें, प्रधानमंत्री है वो, उनको वहां कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस मुद्दे के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। और अखिलेश यादव के जो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी बनी है और बहुत आसानी से सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, तब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो मंसूबा बना करके रखी है कि 64 सीटें, 72 सीटें, 80 सीटें, ये मुगालता होगा। और मैंने आपसे कल या परसों भी कहा था कि 40 सीटों पर पहुंच जाए बीजेपी उत्तर प्रदेश में, मतलब इस वो पूरे
बाउंड्री लाइन के बाद, जी तो आप बहुत बड़ी बात मानिएगा। डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ, ये आ रहा कैसे हूँ हो गया? उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर, आ रहा हूँ मैं आप उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं राम मंदिर पे जरा टाइगर से पूछना चाह रहा हूँ। टाइगर, राम मंदिर 22 तारीख को इतना बड़ा इवेंट, अमिताभ बच्चन वहां, अक्षय कुमार वहां, विराट कोहली वहां, सचिन तेंदुलकर वहां, मुकेश अंबानी वहां, पूरी फौज, सारे फौज होगी, उसको फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा। आपको लगता है 22 जनवरी को राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करेगा, ये मुद्दा चलेगा? क्या आपको दम लगता है या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर की नींव भी लग गई, राम मंदिर भी बन गया, आगे क्या? एक मसला खत्म होते से आगे क्या? प्रश्न, हमारा जो वोटर है वो डिमांडिंग है, 5 किलो अनाज तो मिलता है, आगे क्या? 450 का सिलेंडर राजस्थान में आप दे रहे हो, हमें कब? सवाल आएगा। रोजगार का बोला था, वो कब? एम्स खुलने वाले थे, वो कब? हो गया राम मंदिर। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। बार बार नहीं चढ़ती। राम मंदिर के नाम से एक बार वोट ले लिया आपने, अब ये बासी कड़ी को उबाल लाने का प्रयास किया जा रहा है। राम भक्तों को ये भी पता है कि वहां क्या हो रहा है, वहां का भ्रष्टाचार भी लोगों के जहन में है। वो जो जी राम मंदिर था, जो जगह थी, वहां कम से कम जाके लोग दर्शन करते थे, ताला लगा हुआ था, दर्शन बाहर से करते थे, पैसे तो नहीं लगते थे। अब पैसे लगने लगेंगे। अब भगवान और भक्तों के बीच में दलाल शुरू हो गए। मेरी जिंदगी गई महाकाल में दर्शन करते करते, अब महाकाल में पैसा देना पड़ता है। जी अब इन्होंने भगवान को बेचना शुरू किया, आस्था को जी, बेच रहे हैं। आस्था को हमारे बेच यहां रहे भी महाराष्ट्र में है, शेगांव है, शिरडी है, जहां पैसा नहीं लगता, जहां मुफ्त में हैं। भोजन जी मिलता है प्रसाद के तौर पे, और ये पैसा लेंगे अभी। अब वहां पिज्जा और बड़े बड़े मल्टीनेशनल के आउटलेट खुलेंगे। जी, नहीं मैं समझ गया टाइगर, आज मैं आप जो कहना आज चाह मैं रहे हैं। राज साहब का एक वीडियो सुन रहा था, राज साहब का, जो चंपत राय। ट्रस्टी है वहां पे, चंपत राय का। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ये विष्णु के अवतार है। तो जो 22 जनवरी को होने वाला है, वह रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली नहीं है, मोदी जी अपनी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। क्योंकि राम भी विष्णु के अवतार थे, मोदी जी को भी विष्णु का अवतार बता दिया है। जी जी, विष्णु के अवतार। मैं आऊंगा टाइगर, अवतार। आऊंगा। जी हाँ, समय भी कम है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपसे। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश बहुत कुछ डिसाइड करता है, 2014 हो या 2019, उत्तर प्रदेश ने ही डिसाइड किया, ये एक निर्विवाद सत्य है, इसको काउंटर नहीं कर सकते कि यूपी है तो बीजेपी है। आपको लगता है कि जिस तरह इस बार जो मुझे फर्क दिख रहा है 2024 और 19 में, कि 2024 में बीजेपी के अंदर बहुत भीतर घात है आपके उत्तर प्रदेश में, अमित शाह और उसके बाद योगी, दो खेमे, पार्टी के अंदर भीतर घात, संगठन के अंदर लड़ाई, सरकार के अंदर लड़ाई, मंत्रियों में लड़ाई, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर में लड़ाई, और लखनऊ और दिल्ली में लड़ाई। ये जो लड़ाई है पर्दे के पीछे बीजेपी के अंदर, ये जो बगावत का धुआं है, दो खेमे, ये आपको कितना लग रहा है कि कितना बड़ा बैरियर है ये मोदी की जीत में? देखिए, बहुत बड़ा, वो हल्का फुल्का नहीं है। और अगर मोदी जी ने ठीक ढंग से काम नहीं लिया और योगी जी का ईगो अगर सेटिस्फाइड नहीं किया, और जिस तरह के संदेह पैदा किए जा रहे थे वो अगर जारी रहे, तो फिर योगी जी क्या करेंगे, राजनाथ सिंह क्या करेंगे, नितिन गडकरी क्या करेंगे? छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, केशव प्रसाद मौर्य ताक में है, पंकज चौधरी का नाम भी चल रहा है। ये जो कंफ्यूजन है उत्तर प्रदेश में, ओपी राजभर अभी भी बैठे हैं कि हम मंत्री कब बनेंगे, दारा सिंह चौहान बैठे, जिनके वोटों के दम पर बीजेपी सत्ता में पहुंचती है, उस अति पिछड़ा को इस बार अगर किनारे किया
और ये टसल की वजह से ही है। या दलितों को जो किया जा रहा है इस समय, लगातार हमले, आज भी कानपुर में हुआ है। ये अगर होगा, इंडिया अलायंस जब आएगा सामने, अखिलेश यादव, खड़गे, नीतीश कुमार, उसके बाद चीजें उलट जानी है, बहुत मुश्किल जी होगा। और यही जो जी, टकरार है, वही टकरार बहुत कुछ तय करने वाली है इस बार। और तकरार तय करने वाली। लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता तय होता ही सबको पता है। नहीं तो सबको पता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट टाइगर, ये जो कह रहे हैं कि आपको एक महाभारत दिख रही है उत्तर प्रदेश में, जिसके एक पात्र अमित शाह हैं दिल्ली में, उनके हाथ में तलवार है, और दूसरे पात्र लखनऊ में है योगी आदित्यनाथ। क्या 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन के बाद महाभारत शुरू होने जा रही है, ऐसा कुछ है? महाभारत शुरू हो गई है दीपक जी। जिस हिसाब से एक उप मुख्यमंत्री कैबिनेट के मीटिंग में ही नहीं जा रहे हैं और उन्हें डांट के समझाने के बजाय प्रधानमंत्री उनसे बड़े हंस हंस के बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दिल्ली का आशीर्वाद है उनके न जाने के डिसीजन में। जी, ये सामने दिख रहा है। और ये महाभारत कितना असर डाल सकती है? लास्ट कमेंट। महाभारत असर डालती है। महाभारत के तो नतीजे निकलते हैं। नतीजा क्या दिख रहा है उत्तर महाभारत प्रदेश हमेशा में? दो परिवार में खेला गया खेल है। महाभारत विरोधियों के साथ नहीं, परिवार में। और जब परिवार में खेल महाभारत का होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, बहुत ही कम बचता है। और क्या फिर आपको बचे लगता है हुए टाइगर, को टाइगर आप क्योंकि योगी जी को की राजनीति समझते हैं, मोदी जी की राजनीति समझते हैं, दोनों के माइंडसेट समझते हैं, लास्ट कमेंट चाहूंगा, टाइम बहुत कम है। क्या योगी आदित्यनाथ को इस स्टेज पर, जहां उनकी लड़ाई और घमासान तेज हो रहा है, क्या मोदी जी समझा सकते हैं? क्या मोदी जी प्रयास करेंगे योगी आदित्यनाथ को समझाने की? देखिए दीपक भाई, ये लड़ाई मोदी वर्सेस योगी नहीं है, ये हु आफ्टर मोदी की लड़ाई है, जिसके बीज बो चुके हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र तो राजा थे, जी धृतराष्ट्र के बाद कौन? सवाल ये था, युधिष्ठिर या दुर्योधन? जी, ये महाभारत ऐसा ही है। महाभारत ऐसे ही। इस धृतराष्ट्र के बाद कौन? जी टाइगर, बहुत अच्छी तरह समझाया, और प्रोफेसर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपका भी, कि धृतराष्ट्र के बाद कौन, ये जो एक महाभारत है परिवार के भीतर, ये एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मोदी के रथ को रोक सकती। और उत्तर प्रदेश में अगर मोदी का रथ 2014 और 19 की रफ्तार से नहीं दौड़ता है तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, भले ही उन्होंने 3 राज्य हिंदी पट्टी के जीत लिए जहां वो जीतते चले आए। टाइगर आप आए, खुलकर बोले, रफीकान साहब भी खुलकर बोले, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अब जो जंग है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज जिस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक हुई और 10 दिन के अंदर वो सीट फाइनलाइज करने जा रहे हैं, और उधर मोदी जी ने चुनौती दे ही रखी है, मंदिर है फिर महाभारत है। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है आर या पार, अभी या कभी नहीं, संविधान रहेगा या चलेगा, इन सबको लेके बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होगी। टाइगर आप बने रहिए और ऐसे ही जज्बात के साथ और इसी तरह से दहाड़ते रहिए जैसे सिंह दहाड़ता है। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।